अल्ज़ाइमर रोग की जब बात की जाती है तो एक बहुत बड़ा टर्म है अल्ज़ाइमर, लेकिन हकीकत में अगर हम इसको एक आम भाषा में बोलें तो इसको हम बोलते हैं कि भूलने की बीमारी हो गई है। या हमारी साइंस की भाषा में इसको शॉर्ट टर्म में अगर कहा जाए तो डिमेंशिया बोल दिया जाता है। मतलब बुढ़ा भूल गया है, भूलने की बीमारी आ गई है, बुढ़ा सटिया गया है, इस तरह की बातें इसमें बोली जाती हैं। अब होता क्या है कि ये नॉर्मली माना जाता है कि जो 60 साल के आसपास के लोग होते हैं उनके अंदर ये भूलने की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो जो भूलने की दिक्कत है इसकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं 55 साल की उम्र से शुरू होती है, जो कि उम्र के साथ में बढ़ती चली जाती है। तो इस भूलने की बीमारी को ही अल्ज़ाइमर रोग कहा जाता है। अल्ज़ाइमर, अब भूलने की बीमारी कई तरह की होती है, लेकिन सब तरीक़ों में छोड़ करके जो सबसे कॉमन है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है, जो सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है अल्ज़ाइमर भूलने की बीमारी, या अल्ज़ाइमर डिमेंशिया बोल दीजिए इस भाषा में। ये सबसे कॉमन होती है। इसके अलावा और भी बहुत से तरह के डिमेंशियाज होते हैं, लेकिन अल्ज़ाइमर डिमेंशिया सबसे कॉमन है। और हाँ, जहाँ तक बात की जाए वंशानुगत की, बिल्कुल ये वंशानुगत होती है। ऐसा प्राय देखा गया है कि अगर किसी फैमिली में अगर माता या पिता को अगर अल्ज़ाइमर की बीमारी रही है तो बच्चों में इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम डेटा की बात करें तो परसेंटेज में देखा जाए तो अगर 100 परिवारों को लिया जाए जिनके अंदर अल्ज़ाइमर डिजीज़ थी, तो 10 परिवार के बच्चों में ये बीमारी मिल जाती है। इतना ज़्यादा कॉमन है। अगर दोनों माता पिता में है तो लगभग 100 में से 66 परिवारों के अंदर अल्ज़ाइमर डिजीज़ मिल जाएगी। अगर किसी एक पेरेंट में है तो 10 में, और अगर दोनों पेरेंट्स में है तो 66% लोगों में अल्ज़ाइमर बीमारी बच्चों में भी होगी, जो कि इसी उम्र में 55 से 60 की उम्र में शुरुआत होगी, जो कि आगे जाके बढ़ती चली जाती है। अल्ज़ाइमर रोग के अगर मुख्य लक्षण को बांटा जाए तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है एकाग्रता में कमी से। आदमी एकाग्र नहीं हो पाता है। जब भी कोई बड़ा काम होता है जिसमें बहुत ध्यान लगाना होता है तो बीच बीच में एकाग्र नहीं हो पाएगा और दोबारा बोलेगा कि मैंने क्या बोला था, मैं भूल गया, या फिर मैंने क्या सुना था, आप दोबारा बता दीजिए। जब ये बढ़ती जाती है तो एकाग्रता में कमी के बाद में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कन्फ्यूज़न। अचानक से उसे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करने गया था। जैसे आगे बढ़ेगा, मैं किस लिए आया था यहाँ पे, वो भूल जाएगा। जैसे काम करने जाएगा, भूल जाएगा, वहाँ पहुँचने के बाद में मैं किस लिए यहाँ पे आया था, फिर वो पूछेगा। इस तरह से दिक्कत स्टार्ट होगी। फिर भूलने की दिक्कत और बढ़ेगी, तब आएगा प्रॉपर फॉरगेटफुलनेस, जिसमें आदमी भूल जाएगा कि मैंने 15 मिनट पहले क्या किया था। घर से निकले हैं, वापस घर पे आए हैं, कोई सामान लेने जाना था, वहाँ जाके भूल गए कि हम क्यों लेने आए थे, किस लिए बाहर निकले थे। घर जाके वापस जा करके हम गए थे, हम भूल गए क्या लेने गए थे। चाबी रख करके भूल गए चाबी लेने गए, क्या किस लिए गए थे। चश्मा रख के भूल गए चश्मा कहाँ रखा था हमने। चप्पल उतारी, बिस्तर, किसी बिस्तर के पास में गए, चप्पल उतारी, अपने बिस्तर के पास में आया, फिर चप्पल वहाँ खोज रहे हैं कहाँ मैंने रख दी चप्पल। इस तरह की चीज़ें भूलना इसका तीसरा जो है मेन लक्षण है। जब बीमारी बढ़ती चली जाती है तब आगे और प्रॉब्लम आती हैं। ये जो छोटी जो 15-20 मिनट की जो मेमोरी होती है, ये फिर लंबे बढ़ते बढ़ते 2-3 दिन का पुरानी चीज़ें भूलने लगते हैं। लोगों के नाम भूलने लगते हैं, लोगों के चेहरे भूलने लगते हैं। किसी से मिले थे, कल के दिन बोलेंगे हम इनसे जो है 2 साल पहले मिले थे। पुरानी बातें फिर भी याद रहती हैं, लेकिन बहुत पुरानी बातें अगर विद एडवांसमेंट ऑफ दिस डिमेंशिया वो ये भी भूलने लगते हैं कि हाँ पहले क्या हुआ था। तो इस तरह से इसकी बीमारी अल्ज़ाइमर की बढ़ने लगती है। और इसके साथ में जब लक्षण और बढ़ते हैं तो और गंभीर लक्षण आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन आने लगता है। मरीज़ जो है इतना कन्फ्यूज हो जाता है कि पहचानना बंद कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि उसका खाने का तरीका, उसके पहनने का तरीका, वो टॉयलेट कब कैसे जाता है, वो नहाता कैसे, अपनी हाइजीन का ध्यान कैसे रखता है, वो अपना जो है जब फ्रेश होने जाता है मॉर्निंग में, उसका तरीका जो है वो भी पूरा फुलफिल नहीं कर पाता है। यहाँ तक गंभीर लक्षण पहुँच जाते हैं। और आखिरी में तो साइकोसिस, भूल जाना, शक करने लगना, ये भी सिम्टम्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अल्ज़ाइमर रोग होने के कारण बहुत ज़्यादा स्टडी किए गए हैं, जिसमें ऐसा पाया गया है कि अल्ज़ाइमर रोग जब होता है तो अगर हम उनके ब्रेन की स्टडीज़ करते हैं, जिसमें कई तरह के स्टडीज़ हैं, जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि सीटी स्कैन या एमआरआई की फ़ोटो लें ब्रेन की। उसमें देखा गया है कि जैसे ही अल्ज़ाइमर डिजीज़ स्टार्ट होती है तो हमें इसमें दिखता है कि ब्रेन के कुछ एरियाज़ के अंदर ब्रेन सिकुड़ने लग गया है, छोटा होने लग गया है। कुछ ब्रेन के एरियाज़ के अंदर न्यूरोनल लॉस होने लग गया है। अब इस लॉस के बहुत सारे कारण हैं। कई थ्योरीज बोलती हैं कोलिनर्जिक लॉस होता है। कोलिनर्जिक एक केमिकल है जो दिमाग में कम बनता है, तब ये शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब ब्रेन के पीसेस को, जो अल्ज़ाइमर के मरीज़ मर गए, उनको जब चेक किया गया ब्रेन के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, तो पाया गया कि उसके अंदर कई तरह के एबनॉर्मल प्रोटीन
कई तरह के प्रोटीन होते हैं, एपोई प्रोटीन होता है, टाउ प्रोटीन होता है, इस तरह के प्रोटीन का उसमें डिपोजिशन होने लगता है। तो जब वो डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे तो ब्रेन की सेल ख़राब होने लगती हैं और वो ख़राब होने की वजह से आदमी के अंदर ये भूलने की बीमारी आ जाती है। इसके अलावा कई और तरह की थ्योरीज और कई तरह के एविडेंस हैं जिसमें कि पता चला है कि जैसे कुछ जीन होते हैं, जैसे कि फैमिली से आता है, तो जैसे कि PS1, PS2, ApoE4 जीन, इस तरह के जीन का इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि ये बीमारी की शुरुआत हो जाती है। और इसके अलावा हम अगर कारण देखें तो ऑब्वियसली कई ऐसे कारण हैं जो कि इसके कारक भी हैं, जैसे कि डिप्रेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन अल्जाइमर डिजीज़ को बनाता है। किसी को डायबिटीज़ है जो अल्जाइमर डिजीज़ को बनाता है। इवन कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी अल्जाइमर बनता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, कोई ब्रेन की इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है सर के अंदर, उसके बाद भी इस तरह के हो सकता है कि उसको अल्जाइमर डेवलप हो जाए। सीजर के मरीज़ जो बहुत ज़्यादा सीजर आता है उनको अल्जाइमर हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर की शुरुआत हो सकती है। अल्जाइमर रोग सबसे पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है। अल्जाइमर रोग को जब पहचान लिया जाता है तो हमें देखना होता है कि ये किस उम्र में शुरू हो रहा है। जैसे बोला जाता है कि ये अमूमन इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत की एज होती है 55 साल की। अब जब 55 साल में शुरू होता है तो बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे 60 की उम्र हुई, 65 की उम्र हुई, तो परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि अगर 1000 लोगों की बात की जाए तो 1000 लोगों में 5 लोगों में अल्जाइमर होता है 55 साल की उम्र में, लेकिन जैसे ही ये 60 साल पहुँचते हैं तो ये 5 हो जाता है 10। जैसे ही पहुँचते हैं ये आपका इसके ऊपर 65 पे तो 2 मतलब 20, इस तरीके से जैसे ही पहुँचते हैं 70 के ऊपर तो ये पहुँचते हैं 40, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो हमें ये देखना है कि वो किस स्टेज में है, और स्टेज देखने के बाद में अगर ये शुरुआती फेज़ में होता है, हम इसके लिए कई स्केल लगाते हैं, जैसे MMSE का स्केल और कई चीज़ें, उससे पता करते हैं कि किस स्टेज में डिमेंशिया है। अगर हमें लगता है कि इसके लिए हम कुछ ऐसी कॉग्निटिव एक्सरसाइज करा सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो सके, तो निदान इसका बगैर दवाओं की भी है। लेकिन जब प्रॉब्लम आगे बढ़ती है तो इसके लिए दवाइयों की ज़रूरत भी उसी के हिसाब से बढ़ जाती है और उसमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए कई तरीके की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। हालांकि मैं ये साफ़ कर देता हूँ कि इसका पूर्णतया इलाज नहीं है। अगर कोई कहे कि हम इससे ठीक करने की कोई दवा है, नहीं, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसे रोका जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है, या फिर मरीज़ को ऐसी कंडीशन में रखा जा सकता है कि वो कम से कम अपनी दैनिक क्रियाओं का ध्यान रख सके। अल्जाइमर रोग का जोखिम सबसे पहले तो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए जिनके अंदर अल्जाइमर की हिस्ट्री है। मतलब उनके माता पिता में किसी को, दादाजी को किसी को, या दोनों माता पिता को उम्र के साथ में अल्जाइमर हुआ है। अगर इन लोगों को अल्जाइमर हुआ है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत चांसेस हैं कि आपको अल्जाइमर हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि अगर एक पेरेंट को अल्जाइमर डिजीज़ रही है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है, और इसके परसेंटेज भी काफ़ी हाई हैं। 10% लोगों में मिलता है अगर 1 पेरेंट में है। अगर 2 पेरेंट्स में है तो परसेंटेज बढ़ के 66 हो जाता है। इतना ज़्यादा कॉमन है। तो इस तरह के लोग जिनमें कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, हो सकता है। प्लस क्रॉनिक डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से चल रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि डायबिटीज़ एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, ये शुरू कर सकता है। इसके अलावा आपको क्रॉनिक डिप्रेशन, सालों से डिप्रेशन है, ठीक नहीं हो रहा है और आपने इलाज करवाया नहीं है, तो ये डिप्रेशन अल्जाइमर डिजीज़ को स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा फीमेल्स में खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है अगर हम कंपेयर करें मेल्स की अपेक्षा, क्योंकि उनके अंदर ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं जो कि समय के साथ में बंद हो जाते हैं बनना, या कम बनते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर अल्जाइमर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो स्मोकिंग भी बोला जाता है कि स्मोकिंग करने से अल्जाइमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो अगर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या फिर कोई हार्ट इलनेस की हिस्ट्री है तो भी देखा गया है कि अल्जाइमर डिजीज़ के चांसेस होना बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर मैंने बताया, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर, म्यूटेशन, ऐसी कई चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों को हटा दें तो भी आपको डिमेंशिया हो सकता है, और डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्जाइमर रोग की शुरुआत हुई है, जैसे हम बोलते हैं एक कैटेगरी होती है MCI, मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये कहा जाता है कि कई बार ये आगे जाके
डिमेंशिया में डेवलप हो सकता है और कई बार हो सकता है कि ये एमसीआई आगे जाकर के डिमेंशिया ना बने। लेकिन अगर एमसीआई के सिम्टम्स आते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, और अगर हमें ये अलर्टनेस मिल जाती है तो हमें इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे एमसीआई का मतलब होता है सबसे पहले वही अटेंशन, कंसंट्रेशन, ध्यान एकाग्रता में कमी, हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, चीज़ें भूल जा रहे हैं, आज अभी क्या किया थोड़ी देर पहले भूल जा रहे हैं, या फिर कोई हमको याद दिलाता तो याद आता है कि हम ये चीज़ भूल गए थे, या कोई काम करने जा रहे हैं उसमें कन्फ्यूज़ हैं कि ये काम हमने सोचा था करने के लिए, ऐसे ही सोचा था कि नहीं सोचा था। इस तरह कोई भी चीज़ दिखती है तो आप अलर्ट हो जाएं, हो सकता है कि आपको डिमेंशिया डेवलप हो रहा हो और उसके लिए इलाज की आवश्यकता होती है। और इलाज की अगर बात करें तो मैंने जैसे बताया कि अगर शुरुआती लक्षण हैं जैसे एमसीआई है या फिर माइल्ड अल्जाइमर डिमेंशिया है तो इसका इलाज कई बार कुछ तरह की कॉग्निटिव ट्रेनिंग होती हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग होती हैं। इसके अलावा हम दैनिक क्रियाओं को रेगुलेट करने के लिए भी घर वालों को इनक्रेज करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज की बात करें, कॉग्निटिव एक्सरसाइज की, तो बहुत से तरीके के मेमोरी को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए गेम्स भी होते हैं अवेलेबल। कुछ कंप्यूटर गेम्स अवेलेबल हैं जिससे कि मेमोरी का यूज होता है, जिससे वो एनहांस होती है। एक आपने देखा होगा पेपर में सुडोकू एक आता है जिसमें कि हम लाइन बना के पूरा भरते हैं उसको, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे कि कॉग्निटिव एक्सरसाइज होती है एक तरीके से और आदमी की मेमोरी बढ़ती है। इसके अलावा रिपीटेशन, आदमी को कैलेंडर की डेट्स, लोगों की पहचान कराना, नाम याद दिलाना, कौन सी चीज़ कहाँ रखते तो उसको रिपीट करना। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही वो आगे जा करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा, क्योंकि यूजली अल्जाइमर के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले जाती है, तो छोटी नई नई चीज़ें पहले भूलते हैं, लेकिन जिनको रिपीट करा करके उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दिया जाता है वो चीज़ वो नहीं भूलते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग की जैसे बात की थी मैंने, उनको उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि जैसे वो कम से कम ये चीज़ कभी ना भूलें, जिसमें कि वो टॉयलेट कैसे जाएंगे, कैसे जाना होता है, कहाँ उसका रास्ता है, चप्पल रखने की जगह एक जगह फिक्स कर दीजिए, चश्मा रखने की जगह एक जगह फिक्स कर दीजिए, दवाइयों की जगह एकदम फिक्स कर दीजिए, दवाइयों में लिख दीजिए कि ये दवा इस दिन की और इस समय लेनी होती है, और इंस्ट्रक्शन की कैसे लेनी होती है चीज़ लिख दीजिए। कपड़े पहनने के लिए असिस्टेंस, घर वालों को ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं। और इसके अलावा कुछ तरह की दवाइयाँ बनी हैं जो कि ब्रेन के अंदर कोलिन, एसिटाइल कोलिन का स्त्राव ज़्यादा करवाती हैं या बाहर से उसको सप्लाई करती हैं, जिससे कि ब्रेन की जो मेमोरी होती है वो थोड़ा सा तेज़ हो पाती है, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो अल्जाइमर के बढ़ने की गति है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अल्जाइमर की एवरेज लाइफ जो होती है वो 8 साल होती है, तो उसको वो जो है मेंटेन करके बढ़ा देती है, और क्योंकि धीमे डेवलप करती है ये, मतलब बढ़ने की स्पीड को कम कर देती है, जो कि इसमें अच्छी सहायक होती हैं। लेकिन दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इसके दवाइयों के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसके फॉलोअप में दवाइयों की डोज़ कितनी होनी चाहिए ये भी आपको डॉक्टर अच्छी सलाह दे पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी के अंदर डिमेंशिया डेवलप हो रहा है, या मेरी दादी के अंदर या मेरी मम्मी के अंदर, तो कॉग्निटिव एक्सरसाइज के अंदर मैंने जैसे बताया बहुत से गेम्स अवेलेबल हैं, बहुत से इसमें साइट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन साइट्स, जिसमें कि आपकी कॉग्निटिव ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा रिपीटेशन, जैसे कि हमने जो है सोमवार बुधवार आपका जो है इस तरीके से सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, रविवार शनिवार शुक्रवार गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार, इस तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड करवाना, गिनती को 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 इस तरह से रिपीट करवाना, सुडोकू गेम का इस्तेमाल करना, इस तरह की चीज़ों से कॉग्निटिव एक्सरसाइज से उनकी जो है मेमोरी तेज़ रहती है। प्लस रिपीटेशन मैंने जैसे बताया, चीज़ों को बार बार याद करवाइए, जितनी बार बार याद करवाएंगे उतना ही उनको लंबा याद रहेगा। और उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग की हैं, जैसे उनके कपड़े कहाँ रखे हैं, कपड़े पहनने का तरीका क्या है, आप जो है खाना उनकी जो है उनका तरीका, उनका टाइम जो है उसको लिख करके टांग सकते हैं, उनको बार बार बता सकते हैं कि इतने बजे खाना मिलता है, ताकि वो दोबारा खाना मांगे, क्योंकि कई बार मरीज़ भूल जाते हैं कि हमें खाना दे दिया गया है। इसके अलावा टॉयलेट जाने का रास्ता, टॉयलेट जाने के लिए एक चप्पल कहाँ रखी होती है, इस तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग, ये सब आप घर में उनको करवा करके उनकी लाइफ को थोड़ा सुगम बना सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि इसका पूर्णतः इलाज नहीं है, लेकिन इसको धीमा किया जा सकता है और उनकी बची हुई ज़िंदगी को सुगम बनाया जा सकता है। अल्जाइमर रोग को रोका नहीं जा सकता है, उसकी गति को धीमा किया जा सकता है। अगर जैसे देखा गया है रिसर्च के अंदर कि अगर एक बार अल्जाइमर रोग किसी भी उम्र में स्टार्ट होता है 55 60 65, तो यूजली अगर इलाज नहीं किया जाए तो ये 8 साल में आदमी को इस कंडीशन पे ला देता है कि जिसके बाद वो शायद अपने से कुछ नहीं कर सकता, वो पूरे तरह से पूर्णतः सपोर्ट पा जाता है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 साल से ज़्यादा नहीं रह पाती है।
लेकिन इसको दवाइयों के साथ में और नॉन फार्माकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग होती है और जो तरीके होते हैं उनके साथ में इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ाने की गति इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। किसी के अंदर ये 8 साल 18 साल हो सकते हैं, किसी के अंदर ये 18 साल 28 साल हो सकते हैं, और कोई हो सकता है अपनी नॉर्मल लाइफ नेचुरल डेथ तक नॉर्मली जी सके, ये भी हो सकता है इसके अंदर।